हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद मिस्टर बी। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड बिग सक्सेस इन अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें बेसिकली तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है बोर्ड प्रिपरेशन, देन टाइम मैनेजमेंट बिफोर द एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एंड देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन स्ट्रेटजीज। सो मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सकता है। So basically we have these units included in our syllabus। नंबर सिस्टम्स है जिसमें रियल नंबर्स आते हैं, फिर अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ज्योमेट्री दैट इंक्लूड्स ट्रायंगल्स, सर्कल्स, एटसेट्रा, mensuration है, surface area and volume, and then we have data handling and probability that includes everyone's favorite statistics as well. So what we are going to discuss today, we will have a brief look at sample question paper issued by board जिसका हम पूरा डिसेक्शन करेंगे ताकि आपको exactly समझ आए कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। Then we will discuss time management during the examination first and then revision strategies, जिसमें हम पूरा डिसेक्शन करने वाले हैं कि आपके कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर के ऊपर कम फोकस करना है, कितना टाइम कितना स्टडी के लिए आपको देना पड़ेगा हर चैप्टर को, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देन व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, do's and don'ts during the examination, before the examination as well. Then reading, understanding and solving the question। एक मॉडल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल आंसर कैसा हो सकता है, आप कौन से फॉर्मेट में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। Now first we will take a look at sample question paper और उसके हिसाब से मैंने एक डाटा बनाया है जो आपको मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है ड्यूरिंग दी। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 20 एमसीक्यूज आपके पास होने वाले हैं जिसमें से 2 assertion एंड रीजनिंग रहेंगे। देन वी हैव 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल, जिसमें इस बार आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ये सब तो सबने देखा है, लेकिन एक चीज है जो किसी ने भी शायद नोटिस नहीं किया होगा जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर यू। मैंने सैंपल पेपर को एनालाइज करके, स्टैंडर्ड सैंपल पेपर को एनालाइज करके मैंने ये चैप्टर वाइज वेटेज निकाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वेटेज फाइनल एग्जाम में भी सेम रहने वाला है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स यहाँ पे बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। रियल नंबर्स को 5 मार्क्स है जो सिंपल चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स 4 मार्क्स, linear equation, quadratic equation both have 6 marks each। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सिर्फ 4 मार्क का वेटेज है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं while studying। देन यू कैन सी ट्रायंगल्स हैव द मोस्ट वेटेज, 10 मार्क्स के यहाँ पे आपको वेटेज देखने को मिलेगा जो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ये भी मैंने आगे आपके लिए कैटेगराइज किया है कि कौन सा चैप्टर सिंपल है, कौन सा चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। अब यहाँ पे बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर में बेसिक डिफरेंस क्या रहने वाला है कि यहाँ पे जैसा ट्रायंगल को 10 मार्क का वेटेज दिया है, तो बेसिक पेपर में आपको ट्रायंगल का वेटेज 8 मार्क्स का मिलेगा। यहाँ पे जो हार्ड टॉपिक्स है उनका वेटेज थोड़ा सा कम किया जाता है बेसिक पेपर में, और वो दूसरे चैप्टर्स जो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स है जैसे कि रियल नंबर हो गया, उनमें वो मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। You can see circle and coordinate geometry have 6 marks each. Then trigonometry and applications of trigonometry have 12 marks weightage together. So you cannot skip trigonometry. Then you have areas related to circle, 4 marks का weightage है, surface area and volume have 6 marks, and statistics को 7 marks है जो comparatively easy chapter है, probability भी easy है, so together the last unit includes 11 marks. Okay. Now this is the most important part, time management during the examination। section wise time management आपको कैसे करना है, 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग the extra time for rechecking।
सो यहाँ पे मैंने एक अपने हिसाब से, इसमें फर्दर आप चेंजेस कर सकते हो, आपको कौन सा यूनिट थोड़ा सा टफ लगता है इस हिसाब से आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ज्यादा मत करिएगा, because this is the most standard time management that I have prepared. Now you can see section A consists of 20 MCQs for which I have considered 40 minutes are more than enough. 20 MCQ में से 8-10 MCQ तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर आंसर दे देंगे। सो उसका जो बचा हुआ टाइम है वो आप उन MCQs के लिए यूज कर सकते हो which are comparatively hard and comparatively time consuming. So 40 minutes is what I feel enough for this section. 2 minutes per MCQ more than enough. Okay, so you can change it as per your requirement. किसी को 5-10 मिनट इसमें ज्यादा लग सकते हैं, but I will suggest you to complete this section within 40 minutes only. Then you have section B, which has 5 questions of 2 marks each, and I have considered 20 minutes, which I feel more than enough. I think most of you can finish this section within 15 minutes as well. So 20 minutes, 5 questions, 4 minutes per question, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो 3-4 स्टेप्स में आपको आंसर दे देंगे, कुछ क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं. सो आई हैव considered 20 minutes for this section. Then we have section C, which has 6 questions of 3 marks. यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. So 6 questions, 40 minutes. I think more than 6 minutes is enough. आपको हर एक क्वेश्चन को 6 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय यहाँ पे मिलेगा, which is enough, I guess. Now section D has 4 questions of 5 marks each, and I have considered only 35 minutes for this section, which will give you around 9 minutes per question, which I think is enough. क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके उन टॉपिक्स में से है जिन पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, सो यू कैन फिनिश दोज क्वेश्चंस विद इन 6 or 7 मिनट्स. तो उसमें जो 2 मिनट्स आपके बचेंगे वो आप किसी और क्वेश्चन में यूज करेंगे. So 4 questions, 35 minutes is enough for this section. क्योंकि क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस है जहां पे आपको कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा मिलेंगे. सो जिन क्वेश्चंस को आप जल्दी खत्म कर सकते हो उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके वो वाला जो बचा हुआ टाइम है वो आप उन क्वेश्चंस पे लगाएंगे. देन यू हैव सेक्शन ई. इसमें आपको 3 केस स्टडीज मिलेंगे. हर एक केस स्टडी में आपको 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 2 क्वेश्चन से 1-1 मार्क के. एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का जिसमें एक और क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है. सो इसके लिए मैंने कंसिडर की है 25 मिनट्स, आई थिंक, विच इज इनफ, विच विल गिव यू अराउंड 8 मिनट्स, मोर देन 8 मिनट्स पर केस स्टडी. ठीक है, बिल्कुल इसमें हो जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि 1-1 मार्क के क्वेश्चन है तो वहां पे आपको मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में आंसर देना पड़ेगा. वेर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 से 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे. So I think 25 minutes, 9 questions is enough, and then you will have 20 minutes for rechecking. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो टाइम है रीचेकिंग का टाइम, ये किसी और सेक्शन पे यूज मत करिए. एक थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें से 5 मिनट आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, वो भी उस सेक्शन के लिए जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है. मेरे ख्याल से एमसीक्यू वाले सेक्शन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. बाकी सेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया है, जितना टाइम आपको लगेगा नहीं. जैसे कि यहाँ पे 35 मिनट्स नहीं लगने चाहिए 4 क्वेश्चंस के लिए, 25 मिनट्स भी नहीं लगने चाहिए. दूसरे दोनों सेक्शंस को भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी दिया है. सो यहाँ पे जो 5 मिनट्स मैं यूज करना चाहता हूँ वो मैं यूज करूंगा एमसीक्यू वाले सेक्शन पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे. सो मिनिमम आपके पास 15 मिनट लास्ट में स्पेयर होने चाहिए, जहाँ पे आप चेक कर सको कि जो मैं आंसर्स मैंने लिखे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, कहाँ पे मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुआ है, कहीं पे एमसीक्यू में मैंने गलती से बी की जगह पे डी तो नहीं लिख दिया. ये सब आपको देखना पड़ेगा इन
लास्ट के 20 और 15 मिनट्स में, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल टाइम you have. You can take a screenshot of this so you can use and implement this during your preparation. Now most important part. So now we will discuss strategies for the preparation. So now this is what I have done. I have categorized all the chapters as relatively easy chapters and relatively कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स। सो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर इजी है जिनके ऊपर मुझे कम समय देना पड़ेगा, या कौन से चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट है जिनके ऊपर मुझे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ ये सब क्या है, कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स है बाकी कुछ चैप्टर्स के कंपैरिजन में, जिसमें रियल नंबर्स आता है, पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एपी वाला चैप्टर भी इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इजी है, सब फॉर्मूला है। देन यू हैव एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये भी चैप्टर बहुत सिंपल है जहां पे आपको शेडेड रीजन आपको निकालना है। देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स, इजी है कंपैरेटिवली, कैलकुलेशंस जरूर है लेकिन इजी है। देन प्रोबेबिलिटी यू हैव, तो इसमें आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 80 46 मार्क्स आपको इन इजी चैप्टर्स के ऊपर मिलेंगे, which constitutes to 57.5% of the entire weightage. So यहाँ पे आपको 46 मार्क्स इन चैप्टर्स के तो मिलने ही मिलने हैं या मिलने चाहिए। Then we have this relatively complex chapter that includes triangles. ये मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों के लिए होने वाला है। Introduction to trigonometry, I don't think it is difficult, but still. Then applications है, applications वाला चैप्टर easy है, लेकिन यहाँ पे सबसे important काम आपको करना पड़ता है जो है फिगर ड्रॉ करना, और उसके हिसाब से आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वहां पे यूज करना पड़ेगा। सो उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन यू हैव सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि उसमें टीएसए यूज करना है, सीएसए यूज करना है, कौन से केस में। तो इतने 5 चैप्टर को मैंने कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स में इंक्लूड किया है। ये किसी और के लिए ना ये वाले चैप्टर्स, इसमें से कुछ चैप्टर्स है जो इजी हो सकते हैं, जैसे किसी को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आसान रहता होगा जिसने प्रैक्टिस ज्यादा किया होगा। सो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स है have around 34 marks out of 80, which constitutes to 42.5% of the entire weighting. So now this is what you need to do. जो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स है उनमें आपको 100% मास्टरी करनी ही करनी है। इन चैप्टर्स का एक भी मार्क आपका नहीं जाना चाहिए। जो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स है इनमें से आपको कुछ कंसेप्ट्स ऐसे पिक करने हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे, और वो कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं जहां पे आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। प्रायोरिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स एंड इजी चैप्टर्स। एनसीईआरटी में से आपको क्या करना है, देखो एनसीईआरटी को निगलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, एनसीईआरटी तो आपको करना ही है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज आपको करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स आपको करने हैं। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके लिए आप कोई क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में होते ही। देन यू हैव रिवीजन वर्कशीट्स, आपको स्कूल से कुछ वर्कशीट्स भी मिलते होंगे जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेस ना, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है जिनका आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देन यू हैव ऑल द असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे स्कूल में वो सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको स्टडी करनी है। देन यू हैव फर्दर वर्कबुक एंड अचीवर्स बुक, ये मेरे स्कूल में है। सो आपके स्कूल में आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल सकता है। वर्कबुक में मैक्सिमम आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इसकी जगह पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी स्टडी कर सकते हैं। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, फेजेस ऑफ रिवीजन। मैंने आज से ही ये टाइम टेबल बनाया है।
इस हिसाब से आप चल सकते हैं या अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं। मैंने 15 फरवरी तक ये रिवीजन का प्लान बनाया है। जैसे फेज 1 है 1 जनवरी टू 20 जनवरी, जहां पे आपको 20 दिन मिलेंगे। सो जो 9 चैप्टर्स है कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स जो मैंने कैटेगराइज किया था, उन चैप्टर्स का स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो। 2 एक्स्ट्रा दिन मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे आपको 2 दिन पर चैप्टर मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन भर आपको मैथ्स ही करना है। इसमें आप दिन में 2 या 3 घंटे मैथ्स के लिए दे सकते हैं, विच इज आई थिंक इनफ। 2-2 घंटे या 3 घंटे इजी चैप्टर के लिए डेली 2 दिन इनफ है। ठीक है, तो 1 जन टू 20 जन आप कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स जो है उनका स्टडी करेंगे। देन इन द सेकंड फेज यू हैव ऑल द कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, जहां पे मैंने ज्यादा दिन आपको दिए हैं 21 जन टू 9 फरवरी, जहां पे आपको 20 डेज मिलेंगे। दैट विल गिव यू 4 डेज पर चैप्टर। और इसमें आप ये भी करेंगे कि आप उन कॉम्प्लेक्स चैप्टर के साथ साथ फेज 1 जो इजी चैप्टर्स है, इनमें जो आपको टफ क्वेश्चंस लगते हैं, ये भी आप स्टडी करेंगे। देन आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, 10th Feb टू 15th Feb 6 days you will solve 6 mock papers। कोई भी पेपर उठाओ, पिछले साल का उठाओ, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे, ऑनलाइन आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, ये मॉक पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं ये 6 दिन, अराउंड 6 to 8 मॉक पेपर्स। लेकिन ये मॉक पेपर्स क्यों सॉल्व करने हैं, जो टाइम लिमिट अभी हमने थोड़ी देर पहले सेट किया है सेक्शन वाइज, उसमें आपको ये टाइम, उसी टाइम लिमिट में ये सभी पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे उन मॉक पेपर्स के। सो दोनों तरफ से इसमें आपका फायदा है। सो अभी मैंने आपको बोला कि आपको 6 से 8 मॉक पेपर्स सॉल्व करने हैं। मैंने यहाँ पे 5 मॉक पेपर्स कंसिडर किए हैं बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो इनमें से आपको अराउंड 190 न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। देन ऑल द असेसमेंट कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर। आपके स्कूल में जितने भी एग्जाम्स साल भर में होते हैं, जिनमें प्रीलिम्स आ गए, सेमेस्टर एग्जाम आ गया, देन यूनिट टेस्ट आ गए, सबका आपको स्टडी करना है, जिसमें से कंसीडर करता हूँ कि 250 न्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन रिवीजन वर्कशीट्स, आप इसमें से अगर आपको वर्कशीट मिलते हैं तो वर्कशीट या फिर क्वेश्चन बैंक में से कंसीडर किया है कि 30 क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपने नए स्टडी किए हैं। सो ओवरऑल इस रिवीजन टाइम में आपको 860 क्वेश्चंस का स्टडी आपका हो जाएगा। देन हाउ टू अप्रोच एंड डिस्कस अ टेस्ट पेपर। जो भी मॉक पेपर्स आप सॉल्व करने वाले हैं उसको डिस्कस कैसे करना है। अभी देखो, आपको जो भी मॉक पेपर आप सॉल्व कर रहे हो उसको डिस्कस कैसे करना है, आप अपने फ्रेंड के साथ इसको डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको वो चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है, वो टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इफ नो, देन फॉलो द फर्दर स्टेप्स। जिस भी कंसेप्ट का वो क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है, और वो रिवाइज करने के बाद आपको वो क्वेश्चंस वापस एक बार सॉल्व करने हैं, और सभी क्वेश्चन के लिए आपको यही सब करना है। देखो, ये क्वेश्चन पेपर या मॉक पेपर सॉल्व करते वक्त आपको नहीं करना है, सॉल्व तो आपको करना है, उसके बाद उसको डिस्कस भी करना है उस पेपर को, कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट आ गया, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग आ गया। तो ये सब आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। फर्स्ट, व्हाट टू डू। जो भी टॉपिक्स आपको, जो कंसेप्ट आपको, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उनको स्टडी करने के लिए आप मॉर्निंग टाइम यूज करोगे। देन पिछले जितने भी एग्जाम्स आपने दिए हैं पूरे साल भर में, उसमें से आपका वीक पॉइंट कौन सा है, वीक एरियाज कौन सा है, कौन से टॉपिक में आपको तकलीफ है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करोगे, जैसे टाइम टेबल मैंने स्टडी का भी आपको बना के दिया,
उस हिसाब से आप अपना अपना खुद का टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. These two are important things. 7 hours sleep, proper sleep, and playing outdoor games for 1 hour is compulsory. इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा. देन जो भी मॉक पेपर्स आप सॉल्व करने वाले हैं, टाइम योर सेल्फ सेक्शन वाइज, जिसको आपको 3 घंटे के टाइमर के साथ ही सॉल्व करना है, और सेक्शन वाइज हमने जो टाइम अलॉट किया है उसी टाइम लिमिट में आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. देन दिस इज इम्पोर्टेंट, स्टार्ट एंड फिनिश वन सेक्शन एट ए टाइम. अगर आपने भले ही आप सेक्शन ए से पहले सेक्शन बी स्टार्ट करो लिखने के लिए, मगर अगर आपने सेक्शन बी पहले स्टार्ट किया तो उसको खत्म करके ही दूसरे सेक्शन पे जाओ. ये बहुत जरूरी है. यूटिलाइज रीडिंग टाइम वाइजली. देखो, एग्जाम शुरू होने से पहले आपके पास 20 या 30 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है. तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये करना है कि पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करके उसमें मार्क करके रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है. तो लास्ट में आपको वो टाइम वहां पे खर्च नहीं होगा. जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, वो उनको आप पहले ले सकते हैं. देन बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आप जा सकते हैं जहां पे मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, उन क्वेश्चंस को आप बाद में करेंगे, बट सेक्शन वाइज दैट. Recheck the whole paper once done. Question numbers, options you have marked for MCQs, etc. देखो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है और क्वेश्चन नंबर अगर गलत लिखा तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो आपको लास्ट में ये भी चेक करना है कि जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है उसी का क्वेश्चन नंबर दिया है कि नहीं. 22 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया और वहां पे गलती से 23 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. सो ये सब आपको लास्ट में चेक करना है. देन व्हाट नॉट टू डू. डोंट लीव टॉपिक्स और चैप्टर्स फॉर एंड. एग्जाम से पहले करेंगे, ये चैप्टर डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. अभी आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है. लास्ट एंड मोमेंट में अगर डिफिकल्ट चैप्टर रखोगे तो वो अपने आप आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, सो विच कैन अफेक्ट योर एग्जाम. डोंट पैनिक इफ यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ये बहुत जरूरी है. कोई एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करे, टाइम वेस्ट ना करे. उसके ऊपर अगर ज्यादा टाइम दोगे तो आप अपना इजी क्वेश्चंस का टाइम वहां पे बर्बाद कर सकते हो. सो ये जरूरी है कि टेंशन नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन का. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको स्किप करके आगे जाओ. आगे आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करो, फिर वापस लास्ट में उस क्वेश्चन पे आओ जो आपको डिफिकल्ट लगता है. स्टेप्स स्किप नहीं करने हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैलकुलेशंस वगैरह जहां पे है वहां पे बिल्कुल भी स्टेप्स स्किप मत करिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, और वहां पे गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए, यह सबसे जरूरी है. ठीक है. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन. देखो, ये भी जरूरी है कि अगर आपको एक एमसीक्यू के लिए 2 मिनट्स मिल रहे हैं, जिसमें से 1 मिनट तो आपने सोचने में ही खत्म कर दिया कि इसको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा. ये नहीं करना है. थिंकिंग ज्यादा नहीं करना है. जो भी दिमाग में आए उसको ट्राई करो सॉल्व करने का. ठीक है. वहां पे थिंकिंग में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है. देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट स्किप द सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल. तो ये अगर आप शेड्यूल डायरेक्टली एग्जाम में करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. उतने टाइम में आप कर भी नहीं पाओगे. दैट्स द ट्रूथ. सो जितने भी मॉक पेपर्स आप पहले सॉल्व करने वाले हैं उनमें ये टाइम टेबल के हिसाब से ही करना, ताकि उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस हो और उतने ही टाइम में आप उसको खत्म कर सकते हो. Now this is one important factor that I have included. एक question मैंने यहाँ पे लिया है. A train covered a certain distance at a uniform speed. If train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आइडियल आंसर कैसा हो सकता है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. यू कैन सी
पहले मैंने स्पीड को कंसीडर किया है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल द गिवन डिस्टेंस बी t hours। ये सब मैंने लिखा है। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिस्ट किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मैंने फर्स्ट केस कंसिडर किया जहां पे स्पीड एंड टाइम का मैंने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करके इक्वेशन बनाया। देन आई हैव कंसिडर्ड सेकंड केस, और फिर जो केस 1 और केस 2 से मुझे इक्वेशंस मिले हैं उनको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे मेरा आंसर निकाला है। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको, जैसे अभी यहाँ पे मैंने x का वैल्यू 50 निकाला, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके x का वैल्यू 50 निकाला, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उस x के वैल्यू का आपने कौन से इक्वेशन में यूज किया है, वो कैसे यूज किया है वो दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको सेकंड वेरिएबल t का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। यू कैन रीड दिस थॉट। एक छोटा सा कोशिश मैंने यहाँ पे किया था जहाँ पे मैं आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में एंड टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता था। Thank you so much for watching, and most importantly, all the very best for your upcoming board examination.